है गाइस, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग मिल्क का लेक्चर 3 करने वाले हैं, जिसका पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, कलेक्शन ऑफ मिल्क, कूलिंग ऑफ मिल्क एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क के बारे में डिस्कस करेंगे। टॉपिक को डिस्कस करने से पहले प्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं कि प्रोडक्शन का डिफिनेशन क्या होता है। तो प्रोडक्शन का डिफिनेशन हम ऐसे समझ सकते हैं कि प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और ग्रोइंग समथिंग फॉर यूज और सेल। सो मिल्क प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। मिल्क प्रोडक्शन के लिए कॉ चाहिए, बफेलो चाहिए, गोट चाहिए, कैमल, यानी कि वैसा जानवर चाहिए जो हमें दूध दे सके। दूध उत्पादन के लिए समय लगता है। सबसे पहले प्रेग्नेंट होंगे, प्रेग्नेंट होने के बाद कुछ महीने अपने पेट में बच्चे रखेंगे, उस मंथ के बाद वो बच्चे देंगे। बच्चे देने के बाद वो लैक्टेशन पीरियड में आएंगे। उस लैक्टेशन पीरियड में आने के बाद उस मैमल से हम निकाल सकते हैं। जितना दिन दूध देगा वो उस पीरियड ऑफ टाइम को क्या कहेंगे, लैक्टेशन फेज। तो इसी तरीके से मिल्क प्रोडक्शन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दूध निकालते समय या निकालने से पहले अडर को अच्छे तरीके से धो लेना चाहिए कि उसमें कोई भी माइक्रोब्स या फिर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस मिल्क को खराब ना कर सके और उससे प्रिवेंट किया जाए। सेकेंड, बैक्टीरिया प्रीडोमिनेट्स मोस्टली अनडिजायरेबल एंड सम आर पैथोजेनिक। कॉ या फिर बफेलो से जब दूध निकालते हैं तो दूध में पहले से ही कुछ अनडिजायरेबल पैथोजेनिक बैक्टीरिया अवेलेबल होते हैं। ये सारे बैक्टीरिया दूध को खराब भी कर देते हैं। पर ऐसे कंडीशन में मिल्क को 5 डिग्री तक अगर ठंड कर दिया जाए तो इस तरह का बैक्टीरिया इनएक्टिव हो जाते हैं और मिल्क का सेल्फ लाइफ बढ़ जाता है, यानी कि दूध को रखने की समय बढ़ जाती है। यहाँ पे कुछ बंदे सवाल क्रिएट ऐसे भी कर सकते हैं कि मान के चलो दूध का मैंने ठंडा नहीं किया तो क्या होगा। तो यहाँ पे जवाब यह है कि अगर हम दूध को ठंड नहीं करते हैं तो बैक्टीरिया जो अवेलेबल होता है वो बहुत तेजी से ग्रो करेगा हाई टेम्परेचर पर, और दूध का अनडिजायरेबल स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर में बदलाव आ जाएगा। इस तरीके से अनडिजायरेबल बैक्टीरिया को इनएक्टिवेट करने के लिए दूध को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान पर हम लोग ठंड करते हैं। नेक्स्ट है मेथड ऑफ कूलिंग, यानी कि कौन कौन से मेथड से हम लोग दूध को ठंड कर सकते हैं। फर्स्ट है इन कैन कूलिंग, सेकंड है सरफेस कूलिंग और थर्ड है इन टैंक कूलिंग या फिर बल्क कूलिंग। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मिल्क कलेक्शन सिस्टम के बारे में। मिल्क कलेक्शन में बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे डायरेक्ट सिस्टम, कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम, एजेंट सिस्टम, कोऑपरेटिव सिस्टम, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे चिलिंग सेंटर या फिर बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर के बारे में। तो डिफरेंट मिल्क कलेक्शन सिस्टम को जानने से पहले मिल्क कलेक्शन सिस्टम क्या होता है इससे जान लेते हैं। मिल्क कलेक्शन सिस्टम का पहला पॉइंट है, इन मोस्ट ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इज कन्फाइंड टू रूरल एरिया व्हिल डिमांड इज मोस्टली अर्बन इन नेचर। इसका मतलब यह है कि जैसा हम सभी जानते हैं, अर्बन यानी कि शहरी इलाके में दूध का डिमांड सबसे अधिक होता है, क्योंकि दूध का प्रोडक्शन रूरल एरिया में ज़्यादा होता है, यानी कि गांव देहात के एरिया में मिल्क का प्रोडक्शन ज़्यादा होती है और अर्बन एरिया में मिल्क का प्रोडक्शन कम होती है, जिससे मिल्क की कमी होती है अर्बन एरिया में, यानी कि शहरी इलाके में दूध की कमी होने के कारण डिमांड ज़्यादा होती है अर्बन एरिया में, और उसका पूर्ति करने के लिए रूरल एरिया से भेजा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये क्रिएट होता है कि क्या अर्बन एरिया में सिर्फ 10, 20, 100, 50 लोग ही डिमांड करते हैं? तो नहीं, अर्बन एरिया में मिल्क का डिमांड बहुत अधिक मात्रा में होता है, जिससे गांव के लोग से दूध को एक जगह इकट्ठा करके अर्बन एरिया में मिल्क चिलिंग सेंटर पर पहुंचाया जाता है और मिल्क चिलिंग सेंटर पर से डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाया जाता है। सेकेंड पॉइंट मैंने फर्स्ट के साथ कंटिन्यू कर दिया था। थर्ड पॉइंट है, स्मॉल फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स यूजुअली मेंटेन 1-3 मिल्क एनिमल्स, स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ मिल्क आर प्रोड्यूस्ड इन ए स्कैटर्ड मैनर ऑल ओवर द कंट्री। यानी कि गांव में जो लोग दूध का उत्पाद करते हैं वो छोटे छोटे किसान होते हैं, लेबर होते हैं, जो भूमिहीन होते हैं, जिसके पास करीब 2-3 गाय या फिर भैंस होते हैं, जिससे छोटे मात्रा में दूध का उत्पादन करते हैं। इसी तरीके से पूरे देश भर में छोटे छोटे मात्रा में दूध का उत्पादन किया जाता है भारत भर। फोर्थ पॉइंट है, दिस सिचुएशन मेक्स द टास्क ऑफ मिल्क कलेक्शन कम्प्लेक्स, यानी कि इस तरीके से पूरे भारत भर में गांव में 2-3 जानवर रख के दूध उत्पाद करते हैं, उन सारे लोगों से दूध को इकट्ठा करने में बहुत ही कठिनाइयां को सामना करने पड़ती है। ठीक है, इस तरीके से समस्या का और इस तरीके से जो समस्या क्रिएट होते हैं मिल्क कलेक्शन के लिए, उसको कैसे समाधान करते हैं आगे हम लोग डिस्कस करेंगे।
नेक्स्ट पॉइंट है विद द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड डेयरी इंडस्ट्री इन इंडिया a trend towards establishing modern farm has gained momentum for milk production with a herd of 100 to 300 cows buffalo in line with the practice adopted in advanced countries. भारत में डेयरी इंडस्ट्री में बहुत तेजी से विकास हो रही है जिसके कारण लोग मॉडर्न फार्म फॉर मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दूध के उत्पाद के लिए नए नए खटाल भी खोले जा रहे हैं जहां करीब 100 से लेकर 300 गाय भैंस पाले जाते हैं जैसे एडवांस कंट्रीज में पाला जाता है। These farm have the facility of machine milking and bulk milk cooling. इसका मतलब यह है कि अगर किसी खटाल में 100 से 300 जानवर हैं इसके लिए उस डेयरी में फैसिलिटी क्या होती है कि मिल्क मशीन वहां पे रखा जाता है यानी कि मशीन लगाकर उस दूध को निकाला जाता है कॉ या फिर बफेलो से। वहाँ पे मिल्क निकालने के बाद कलेक्ट करके टैंक में कूल किया जाता है यानी कि मिल्क कूलिंग मशीन भी अवेलेबल होते हैं। मिल्क कलेक्शन सिस्टम का आखिरी पॉइंट है इसके बाद टाइप ऑफ कलेक्शन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो लास्ट पॉइंट है मिल्क शेड। मिल्क शेड क्या होता है? इट इज द जियोग्राफिकल एरिया फ्रॉम व्हिच ए सिटी डेयरी रिसीव्स इट्स फ्लोट्स मिल्क सप्लाई। द एलोकेशन ऑफ डिफरेंट मिल्क शेड्स टू इंडिविजुअल डेयरीज फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपिंग द सेम इज नाउ बीइंग कंसिडर इन इंडिया। यानी कि वैसा भौगोलिक क्षेत्र जहां से शहर के डेयरी को दूध को आपूर्ति करता है और मिल्क की डिमांड बढ़ने के कारण लोग इंडिविजुअल यानी कि पर्सनल लेवल पर अलग अलग डेयरी विकसित कर रहे हैं भारत में। यहाँ पे टाइप ऑफ सिस्टम में है कलेक्शन सिस्टम यानी कि दूध को कैसे कलेक्ट करते हैं इसके बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है डायरेक्ट सिस्टम। इन दिस सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेसर पब्लिक कोऑपरेटिव और प्राइवेट कलेक्ट्स मिल्क डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स बाय एस्टेब्लिशिंग विलेज प्रोक्योरमेंट सेंटर। यानी कि इस सिस्टम में ऐसा है कि मिल्क मैन से लोग डायरेक्ट खरीद सकते हैं चाहे वो पब्लिक हो कोऑपरेट हो या फिर एजेंट हो। सेकंड पॉइंट है कॉन्ट्रैक्टर सिस्टम। द प्रोसेसर परचेजेस मिल्क फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सच एज क्वालिटी क्वांटिटी प्राइस एक्सेट्रा। इस कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम में ऐसा है कि मिल्क प्रोसेसर जो है यानी कि डेयरी प्लांट वाले जो हैं वो मिल्कमैन से दूध को खरीदते हैं। उसमें मिल्कमैन और प्रोसेसर के बीच यानी कि डेयरी प्लांट का जो मालिक है उन दोनों के बीच में शर्त होती है जैसे मिल्क का क्वालिटी क्वांटिटी देखकर पैसे दिए जाते हैं। जैसे मान लो अगर मिल्कमैन दूध में पानी मिला दिया तो प्रोसेसर जो है यानी कि डेयरी प्लांट वाला है वो दूध लेने के बाद मशीन से क्वालिटी और क्वांटिटी उसका चेक करेगा और उसमें पानी का मात्रा ज्यादा हुआ तो मिल्क का जो एक्चुअल प्राइस है उससे कम देगा। थर्ड है एजेंट सिस्टम। द प्रोसेसर अपॉइंट्स एजेंट टू प्रोक्योर मिल्क इन पर्टिकुलर एरिया। पेमेंट फॉर द मिल्क इज मेड डायरेक्टली टू द प्रोड्यूसर फिर द एजेंट गेट्स द कमीशन। यानी कि एजेंट सिस्टम में मिल्क प्रोसेसर जो है वो किसी पार्टिकुलर एरिया के लिए किसी एक व्यक्ति को एजेंट बना देता और उस एरिया से मिल्क को कलेक्ट करके मिल्क मैन को वो डायरेक्ट पेमेंट कर दे और फिर वहां से कलेक्ट करने के बाद डेयरी प्लांट में पहुंचा दे। इस कार्य के लिए एजेंट को कमीशन भी दिया जाता है मिल्क प्रोसेसर के द्वारा। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव सिस्टम। कोऑपरेटिव सिस्टम में बहुत सारे पॉइंट है। तो फर्स्ट पॉइंट है एट द विलेज लेवल द फार्मर फ्रॉम ए कोऑपरेटिव सोसाइटी व्हिच एस्टैब्लिशेस द मिल्क कलेक्शन सेंटर। कि इस कोऑपरेटिव सिस्टम में गांव के लोग जितने भी मिल्क का उत्पादन करते हैं वो सब एक संगठन बनाते हैं और एक जगह फिक्स कर देते हैं कि कहाँ पे मिल्क कलेक्शन सेंटर बनाया जाए। दूध निकालने के बाद उस जगह पर सभी मिल्कमैन दूध लेकर इकट्ठा होते हैं और वहां से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंड है द सोसाइटी कलेक्ट मिल्क ट्वाइस ए डे एंड डिलीवर्स इट टू द मिल्क कलेक्शन सेंटर वेयर द मिल्क इज वेस्ट टेस्टेड एंड द प्राइस पेड टू फार्मर द पेमेंट इज बेस्ड ऑन द फैट कंटेंट और फैट SNF कंटेंट ऑफ मिल्क। यहाँ पे SNF का फुल फॉर्म होता है सॉलिड नॉट फैट। और ये जो लोगों के द्वारा और डेयरी प्लांट के द्वारा जो संगठन बनाया जाता है और वहां पे मिल्क सेंटर बनाया जाता है उस जगह पे दिन में 2 बार मिल्क कलेक्ट किया जाता है, एक सुबह एक शाम ऐसे इकट्ठा कर सकते हैं। मिल्क कलेक्शन सेंटर पे सभी का दूध मापा जाता है और क्वालिटी चेक करके मिल्कमैन को पेमेंट कर दिया जाता है। यानी कि द विलेज सोसाइटी सप्लाइज सेल मिल्क टू इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट। यानी कि गांव का जो संगठन है मिल्कमैन से दूध लेने के बाद शहर के डेयरी प्लांट को सप्लाई या फिर सेल कर देता है। इट्स ट्रांसपोर्ट मिल्क इन कैंस बाय ट्रक्स और थ्रू इंसुलेटेड रोड मिल्क टैंकर प्रेफरेबली विया ए चिलिंग सेंटर। यानी कि मिल्क कलेक्शन सेंटर से चिलिंग सेंटर तक ट्रक से
कैन में भेजते हैं या फिर इंसुलेटेड मिल्क टैंकर द्वारा भेजा जाता है चिलिंग सेंटर पे। Besides milk collection, the society also provides the technical input service such as the veterinary ads, concentrated cattle feed and fodder seeds। यानी कि इस संगठन का कार्य सिर्फ मिल्क कलेक्शन करना और डेयरी प्लांट तक पहुंचाना ही नहीं है। यह संगठन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए टेक्निकल सर्विस प्रदान करते हैं। जैसे अगर मान के चलो गाय के कैसे सुरक्षित रखा जाए, कैसे उसको किसी भी इन्फेक्शन या फिर बैक्टीरिया या फिर बीमार होने से बचाया जाए, इस तरीके से। फिर कंसंट्रेटेड कैटल फीड यानी कि उनको अच्छे तरीके से उनके प्रोटीन की आपूर्ति करने के लिए, उनको भोजन को, उनके डाइट को आपूर्ति करने के लिए कंसंट्रेटेड फूड दिया जाता है और फिर कुछ बीज भी दिया जाता है। Now they also give counseling to the society member to enhance milk production। संगठन में महत्वपूर्ण काम करने के लिए कुछ लोगों को संगठन का सदस्य बनाया जाता है ताकि सही तरीके से संगठन को मेंटेन रखे और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दे। मिल्क कलेक्शन के बाद चिलिंग सेंटर भेज दिया जाता है और बल्क मिल्क कूलिंग सेंटर के बारे में जान लेते हैं। इफ द डेयरी प्लांट इज फार अवे फ्रॉम द कलेक्शन सेंटर, देन द कलेक्टेड मिल्क इज फर्स्ट ब्रॉट टू ए सेंट्रलाइज्ड चिलिंग सेंटर बल्क मिल्क कूलिंग यूनिट। यानी कि मान के चलो जो दूध का प्रोडक्शन होता है गांव में, वो डेयरी प्लांट से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उस एरिया को देखते हुए सेंटर में एक चिलिंग सेंटर बनाया जाता है और मिल्क कलेक्शन करने के बाद उस चिलिंग सेंटर पे पहुंचाने के बाद वहां पे मिल्क को चिलिंग किया जाता है, यानी कि मिल्क को ठंड किया जाता है। उसके बाद वहां से टैंकर के द्वारा डेयरी प्लांट में भेजा जाता है, डेयरी इंडस्ट्री में भेजा जाता है। Here milk is cooled at 4 degrees Celsius and stored in insulated storage tank 5,000 to 20,000 लीटर कैपेसिटी। यानी कि ये जो चिलिंग सेंटर बनाया जाता है वो करीब 5,000 से लेकर 20,000 लीटर कैपेसिटी का चिलिंग सेंटर बनाया जाता और वहां पे दूध कलेक्ट करने के बाद 5 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पे उसको ठंड किया जाता है और वहां से दिन में एक बार ट्रांसपोर्ट किया जाता है, यानी कि एक दिन में एक बार ट्रांसपोर्ट किया जाता है। Subsequently, the chilled milk is transported in insulated road milk tanker to the dairy plant। और यहाँ पे जो स्टोर करने का जो कैपेसिटी है 5,000 से लेकर 20,000 लीटर कैपेसिटी का, यहाँ से ट्रांसपोर्ट किस चीज़ से किया जाता है? रोड मिल्क टैंकर, यानी कि ट्रक पे जो टैंकर बना होता है वो इंसुलेटेड होता है, बाहरी टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वहाँ टेम्परेचर मेंटेन रहता है। उस ट्रक से डेयरी प्लांट तक पहुँचाया जाता है। The transportation of milk from the chilling center to the dairy plant usually take place once a day। जो बीच में चिलिंग सेंटर बनाया जाता है, अगर डेयरी प्लांट बहुत दूर है गांव से, तो वहां से डेयरी प्लांट में दिन में एक बार ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यहाँ पे कोऑपरेटिव सिस्टम जो था बहुत लंबा था और कुछ लोगों के समझ में आया होगा, कुछ लोगों को नहीं भी समझ में आएगा। तो ओवरऑल कोऑपरेटिव सिस्टम को मैं समराइज कर देता हूँ। कोऑपरेटिव सिस्टम ऐसा है कि मान के चलो डेयरी प्लांट शहर में बसा हुआ और मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो गाँव में होता है। डेयरी प्लांट वाले क्या करते हैं, डेयरी प्लांट और किस मिल्क फार्मर जो होते हैं उनके बीच में एक संगठन बनाया जाता है। संगठन बनाने के बाद मशीन से दूध का क्वालिटी चेक करके, क्वालिटी में क्या क्या चेक करते हैं, फैट और सॉलिड नॉट फैट, और उसे चेक करके जिसका जैसा दूध रहेगा उस हिसाब से पेमेंट कर दिया जाएगा मिल्क मैन को, और फिर वहां पे मिल्क कलेक्शन सेंटर पे कलेक्ट करके वहां से या तो डेयरी प्लांट में भेज दिया जाएगा या फिर अगर डेयरी प्लांट का दूरी ज़्यादा है तो गांव का जो एरिया है उसके बीच में यानी कि सेंटर में चिलिंग सेंटर बना दिया जाता है, जहां पे मिल्क का स्टोर करने का कैपेसिटी 5,000 से लेकर 20,000 लीटर कैपेसिटी तक रहता है। तो मिल्क फार्मर का संगठन जो है चिलिंग सेंटर तक इकट्ठा करके या इंसुलेटेड रोड मिल्क टैंक के द्वारा चिलिंग सेंटर पे पहुंचा दिया जाता है। वहां पे मिल्क को 4 डिग्री सेल्सियस पे ठंड करके स्टोर किया जाता है ताकि वहां पे मिल्क ठंडा हो जाएगा तो उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होगा, दूध खराब नहीं होगा। इसके साथ साथ कोऑपरेटिव कलेक्शन सिस्टम में क्या होता है कि सिर्फ दूध का इकट्ठा करना चिलिंग सेंटर तक या फिर डेयरी प्लांट तक पहुंचाना ही नहीं होता। इसके साथ साथ
एड्स के बारे में, यानी कि जानवर को कैसे बीमार होने से बचाया जाता है, उसके बारे में टेक्निकल ज्ञान भी बांटा जाता है सभी को, मिल्कमैन को इकट्ठा करके। वहाँ पे कंसंट्रेटेड कैटल फीड यानी कि सही प्रॉपर डाइट देने के लिए भी बताया जाता है, और प्रॉपर डाइट के लिए अलग से मटेरियल प्रदान किया जाता है, और फिर फॉडर सीड भी प्रदान किया जाता है, ताकि मिल्क का जो प्रोडक्शन है वो अच्छे तरीके से हो और डेयरी प्लांट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े जो भी डिपेंडेंट है। पॉइंट ये भी था कि मिल्किंग सेंटर से डेयरी प्लांट तक दिन में एक बार ही ट्रांसपोर्ट होता है। मिक्सर थर्ड का पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक है प्रॉब्लम ऑफ मिल्क प्रोक्योरमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, एडवांटेज ऑफ टैंकर ओवर कैंस, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर अभी तक वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना। उम्मीद तो है वीडियो पसंद ही आया होगा।